can't keep up with this life. I can't keep up with this life. वेलकम बैक बच्चों। आज का लेसन है आपका 5 और जीवन की मौलिक इकाई, जो कि आपके बायोलॉजी से लिया गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे हम। इंट्रोडक्शन में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी रूप एवं आकार में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। फिर भी आज यह स्थापित सत्य है कि इन सभी जीवों की आधारित संरचना व क्रियाओं में मौलिक समानता पाई जाती है। बच्चों, सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका विषयक हमारी समझ के विकास में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? सूक्ष्मदर्शी का विकास। जैसे जैसे उन्नत सूक्ष्मदर्शी का विकास होता रहा, कोशिका विषयक हमारा ज्ञान भी समृद्ध होता रहा। इस समझ के विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन और अभिरंजकों का प्रयोग कर कोशिका के सूक्ष्म अवयवों या घटकों या अंगकों की पहचान। विभिन्न वैज्ञानिकों के लगभग 350 वर्षों के संचित अनुभव और अध्ययन से कोशिका विषयक हमारा आज का ज्ञान निर्मित हुआ है। यही कोशिका विज्ञान का आधार है। चलिए इसके बारे में, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्या है? सजीव किससे बने होते हैं? पहला पॉइंट है, सजीव किससे बने होते हैं? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। बच्चों, जिस प्रकार ईंट किसी कमरे या इमारत की संरचनात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस तथ्य की जांच आप स्वयं प्रयोगशाला में संपन्न किए जाने वाले रोचक क्रियाकलापों से करेंगे। विभिन्न गतिविधियों से आप स्वयं स्थापित कर पाएंगे कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज जो हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वनिर्मित आद्य प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की एक पतली काट का निरीक्षण करते समय उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। यह प्रकोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान व्यवस्थित थे। बोतलों के ढक्कन के रूप में यह प्रयुक्त कॉर्क वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया कॉर्क का यह अवलोकन जीव विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इसी घटना से कोशिका विज्ञान की आधारशिला रखी गई। रॉबर्ट हुक ने जो प्रकोष्ठ देखे थे, उसी प्रकोष्ठ को उन्होंने एक नाम दे दिया कोशिका। ठीक। और कोशिका एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका विषयक से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण खोज किए, जिसमें एक के बाद एक वर्णन भी दिया गया। ठीक। चलिए देखते हैं उन वर्णन के बारे में जो कोशिका विज्ञान की खोज हुई थी। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए, ये 1674 में आए। इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखा, जैसे जीवाणु, युग्लिना, शुक्राणु या अंड कोशिका और अपृष्ठधारियों की रक्त कोशिकाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए। इन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। फिर जेई पुरकिंजे 1839 में आए। 1839 में इन्होंने बताया कि कोशिका के जेली सदृश तरल, कोशिका के अंदर जेली के समान एक तरल पदार्थ देखा, जिसको इन्होंने जीवद्रव्य का नाम दे दिया। फिर 1868 में हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। फिर जे.एम. श्लीटन और थियोडोर श्वान 1938 में और 1939 में कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। श्लीटन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत बच्चों ये दोनों था कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, पहला। दूसरा ये था कोशिका ही जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई आती है। फिर रुडोल्फ विर्चो आए, ये 1855 में आए। इन्होंने कोशिका के सिद्धांत को और अधिक बल दिया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ठीक। अब उसके बाद फिर इन सब कोशिकाओं की खोज होने के बाद फिर ये स्पष्ट करना भी ज़रूरी हो गया कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका संरचनात्मक संगठन क्या होता है। तो कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं।
कि कोशिका, जैसे आप जान चुके हो कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है और जीवद्रव्य की यह इकाई स्वतंत्र रूप से जीवन के मौलिक कार्य जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, ये सब करने में सक्षम होती है। इसके संरचनात्मक घटक यह सब कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक। और ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं? कोशिका के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक, पहला है कोशिका झिल्ली या हम सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है एक सभी प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सभी प्रकार की कोशिकाएं एक पतली लचीली सुरक्षात्मक आवरण से घिरी होती हैं। कोशिकाओं को उनके बाह्य आवरण से अलग करने वाला यह आवरण ही क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। दूसरे शब्दों में जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली द्वारा सुरक्षित बना रहता है। अपनी विशिष्ट संरचना और गतिविधियों द्वारा कोशिका झिल्ली का निश्चित आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने में सहायता करती है। बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग भी इसी प्रकार की झिल्ली से ढके रहते हैं। संरचना में समानता के कारण इसे इकाई कला भी कहा जाता है। यह झिल्ली अपने अंदर स्थित अवयवों यानी कि जीवद्रव्य व कोशिकांगों के संदर्भ में उनका आंतरिक पर्यावरण के बाह्य पर्यावरण से पूर्ण रूप से अलग थलग नहीं कर देती है। इसके द्वारा ही पदार्थों का विनिमय होता है और कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य कहा जाता है। वर्णात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि यह चयनित पदार्थों को ही एक निश्चित सीमा के अंदर कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने के लिए क्या करती है? कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने देती है और अन्य पदार्थों का आवागमन रोक देती है। ठीक। या इस जीवित कला की विशेषता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा कोशिका के बाहर जाएगा। तो बच्चों, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का कार्य है कि कोशिका को निश्चित रूप और आकृति प्रदान करना। दूसरा, कोशिका को उसके बाह्य पर्यावरण से पृथक करके कोशिका के अंदर आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसको सुनिश्चित करना, सुरक्षित रखना, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण बनाना। और इसकी वर्णात्मक पारगम्य प्रकृति कोशिका में चयनित पदार्थों का आवागमन करती है, आवागमन नियंत्रित रखती है, जो जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अमीबा जैसे एक कोश की प्राणी संभोजी जीवों में प्राणी संभोजी मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जो सभी चीज़ें खा जाता है, जो सभी प्रकार का पाचन हो जाता है। तो ऐसे जीवों में खाद्य पदार्थों का जो अंतर्ग्रहण है वह बहिक्षेपण है, इसमें सहायक होता है। और इसकी विशिष्ट जो रासायनिक संरचना इसको पदार्थों, कोशिकाओं, ऊतकों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। सूक्ष्म अंकुर के रूप में अवशोषण सतह बढ़ाने में सहायक होता है। इसके वाहक अणु पदार्थों व सूचनाओं के प्रवाह में सहायक होते हैं। अब बच्चों, इसकी संरचना देखेंगे तो अब संरचना आप समझ में आ जाएगा आपको। अब हम आपको बताएंगे कि कोशिका झिल्ली तो अपरिहार्य रूप से सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। समझ में आ रहा है? कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका कला के बाहर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति? कोशिका कला के बाहर पाया जाने वाला दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। पादपों में यानी कि पौधों में कोशिका भित्ति प्रमुखता सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज का बहुलक कहा जाता है। यह जटिल संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट पदार्थों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है और परिपक्वता पर इसमें अन्य पदार्थों
का भी जमाव हो सकता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करने के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह पादप कोशिकाओं के जल संबंधों के नियमन में सहायता करती है और बहुकोशिकीय पादपों में कोशिकाएं किसी भवन के कमरों के समान आपस में स्थिरता से जुड़ी रहती हैं। दो समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच की जो साझी परत होती है उसको मध्य पटलिका कहते हैं। मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जो एक साझी परत होती है उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला या फिर मध्य पटलिका या कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। कोशिका विभाजन के तुरंत बाद ये बन जाती है। बाद में इसी पर पहले प्राथमिक भित्ति और दूसरा सेकेंडरी वॉल का यानी कि द्वितीयक भित्ति का जमाव होता है। ठीक। हाँ बच्चों, लिग्निन और सुपेरियम जैसे जो अपारगामी पदार्थ होते हैं, लिग्निन और सुपेरियम जैसे अपारगामी पदार्थ हैं, वो द्वितीयक भित्ति पर जमाव के कारण कोशिका में जल का आवागमन रुक जाता है। मतलब ये जम जाते हैं वहाँ पर, द्वितीयक भित्ति पर जाकर जम जाते हैं, जिसकी वजह से कोशिका में जल का आवागमन रुक जाता है और कोशिका मृत हो जाती है, मर जाती है। पादप कोशिका के साथ साथ जीवाणु में और कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु में ये किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और कवक में ये काइटिन की बनी होती है। बच्चों, सभी जीवों में कोशिका भित्ति का विशेष महत्व है। कोशिकाएं ये कोशिका को दृढ़ बनाती हैं, लचीली बनाती हैं। ठीक। और दृढ़ और लचीली कोशिका भित्ति की उपस्थिति होने के कारण अल्प पराशरी विलयन में भी ये फटती नहीं है। ऐसे विलयन में ये कोशिकाएं पराशर द्वारा जल अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करके फूल जाती हैं। ठीक। और इस अवस्था या टर्जिड अवस्था में ये भित्ति के ऊपर दबाव डालती हैं, जिसे हम स्फीत दाब कहते हैं। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका पर प्रतिक्रिया स्वरूप बराबर व विपरीत दबाव डालती है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। यानी कि दो प्रकार का दाब होता है, स्फीत दाब और भित्ति दाब। तो स्फीत दाब मतलब क्या हुआ कि इसमें स्फीत दाब और भित्ति दाब। और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा सरलता से सहन कर लेती हैं। बच्चों, अंतर क्या होता है कोशिका भित्ति और कोशिका कला में? कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका और कवक कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कोशिका कला जो होती है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में मतलब कोशिका भित्ति में अगर देखा जाए तो पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर स्थित होकर कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका कला होती है वो कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। ठीक। चलिए इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है और कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक बल देती है और यांत्रिक चोट, रसायन और सूक्ष्म जीवों से कोशिका की सुरक्षा करती है। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को फटने से बचाती है। ये इसका काम होता है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक जो है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है और इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से सरलता से देखा जा सकता है। कोशिका को अभिरंजित करने पर विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंग प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी संरचना क्या होती है? संरचना देखेंगे तो संरचना में हम आपको बताएंगे कि चार भागों से मिलकर बना हुआ है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन पदार्थ और केंद्रिका, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक। ये चार पार्ट्स होते हैं। केंद्रक कला जो होती है वो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली की परत का बना होता है और दोहरी झिल्ली की दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है और इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है और केंद्रक कला के अंदर की ओर पाया जाने वाला जेली समान जो पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसी में बच्चों क्रोमैटिन और केंद्रिका पाए जाते हैं। तो गोल केंद्रिक राइबोसोम्स का निर्माण स्थल होता है और केंद्रक द्रव्य में धागों के जाल के रूप में क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। यही केंद्रक का प्रमुख भाग होता है। कोशिका विभाजन समय क्रोमैटिन जालक संघनित होकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक।
चलिए देखें केंद्रक का कार्य क्या होता है। केंद्रक का कार्य है कि केंद्रक कोशिका के सभी उपापचयी क्रियाओं और कोश की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और कोश की वृद्धि, प्रजनन, विकास, विभेदन का नियंत्रण करता है। जीन के रूप में जीवों की सभी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। जीव के आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण पर नियंत्रण रखता है और जीवों में कोश की जनन में केंद्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, आगे है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में एक गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का स्थल होता है बच्चों। विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं के लिए विशिष्ट पर्यावरण प्रदान करने के लिए कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जो एक विशिष्ट कार्य संपन्न करते हैं। और अगर हम कहें कि जीवद्रव्य ये एक प्रकार के जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। अगर हम कहें कि जीवद्रव्य बराबर क्या हुआ, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीवद्रव्य बनाते हैं। ठीक, अब इसमें जो अंग, कोशिका के अंग जो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, उनकी हम बात करते हैं। कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। पहला अंग तो ये है कि देखिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, हम आपको बताएंगे कि कोशिका के महत्वपूर्ण अंगक हैं अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानी। ठीक, और चलिए बात करते हैं एक एक करके अंतःप्रदवी जालिका की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों इसमें 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, नलिकाएं, सिस्टर्नी और वेसाइकल जिसको हम कहते हैं छोटी पुटिका। इस झिल्लीबद्ध कोशिकांग, मतलब ये झिल्ली जैसी संरचना होती है इसकी, तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग की झिल्ली की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है और ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, खुरदुरी और चिकनी। तो खुरदरी जो अंतःप्रदवी जालिका होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस पर क्या होता है कि राइबोसोम्स की उपस्थिति दिखाई पड़ेगी। राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ये खुरदुरी दिखाई देती है और राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है और प्रोटीन संश्लेषण के बाद इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका इस प्रकार तैयार प्रोटीन को कोशिका के ये अन्य भागों में भेज देती है। यहाँ पे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब प्रोटीन बन जाती है तो ये दूसरी कोशिका को भेज देती है। दूसरा देखते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, इस वजह से ये चिकनी होती है। इस पर क्या होता है, फिर वसा और लिपिड के अणु बनते हैं। तो वसा और लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है जो कोशिका क्रियाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब इसके कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो परिवहन का होता है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रकों के मध्य पदार्थों के परिवहन, मुख्यतः प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल के रूप में काम करती है। यानी कि नलिकाओं के रूप में ये परिवहन के लिए नलिकाओं के रूप में कार्य करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है, यानी कि कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है और यानी कि यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित जो प्रोटीन होते हैं या वसा होती है वो कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है और कोशिका झिल्ली बनने की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। इसके अतिरिक्त रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से प्रोटीन संश्लेषण का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से वसा संश्लेषण का काम करती है। समझ में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा संश्लेषण काम करेगी। ठीक, चलिए अंतर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे आप क्या अंतर है दोनों में। अब गोल्जी बॉडी में देखिए, गोल्जी बॉडी का इसका गोल्जी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका वर्णन ही कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो इन्हीं के सम्मान में गोल्जी उपकरण इसे कहा गया। गोल्जी उपकरण जो होता है वो झिल्ली नुमा, कटोरी नुमा पुटिकाओं से बना होता है। यह पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं और कुंडिका या सिस्टर्नी कहलाती हैं।
ठीक। और एक गोल्जी उपकरण में कितनी सिस्टर्नी होती है? 4 से 8 सिस्टर्नी या 4 से 8 कुंडिका होती है। और यह आपस में संबंधित तो होती है, लेकिन इनका संबंध किसके साथ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। अतः गोल्जी बॉडी कोशिका के जटिल झिल्ली तंत्र का दूसरा भाग बनाती है। यानी पहला भाग कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, और दूसरा भाग कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी बना रही है। ठीक। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित पदार्थ हैं उसकी पैकिंग करना और उन्हें कोशिका के अंदर के विभिन्न भागों और कोशिका के मतलब अंदर के विविध भाग में और कोशिका के बाहर विविध भाग में भेजना। ठीक है, सेंड करना। और इनका कार्य किन पदों में संपन्न होता है? 3 पदों में संपन्न होता है। पहले तो ये वेसाइकल में पदार्थ का संचयन करती हैं, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पदार्थ बनाया है उस पदार्थ को ये अपनी पुटिकाओं में इकट्ठा करेंगी। ठीक। अब इस जो पदार्थ को इकट्ठा कर लिया है उनका रूपांतरण करेंगी, मॉडिफिकेशन होगा। उसके बाद उसको विशिष्ट पुटिका में पैक करेंगी। अब विशिष्ट पुटिका में पैक होने के बाद ये क्या होगा? ये विविध भागों में, कोशिका के विविध भागों में भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से गोल्जी बॉडी का कार्य होता है। अब लाइसोसोम्स के बारे में आपको बताएंगे। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो है कोशिका लाइसोसोम झिल्ली आबद्ध छोटे अंगक होते हैं जो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बनाते हैं। अच्छा, एकल झिल्ली से ढके होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइजिंग या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा बच्चों, ये लाइसोसोम जो होते हैं कोशिका अंगक के टूटे फूटे भाग का पाचन करते हैं और कोशिका को साफ करते हैं। जैसे कोशिका कोई डैमेज हो जाती है, वो टूट फूट जाती है, तो उसका ये पाचन करने का काम करते हैं और वो उसको साफ करने का काम करते हैं। नई कोशिका बनती है जिससे, या तो ये कोशिका में प्रविष्ट बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया है या भोजन है आदि का भी पाचन कर लेते हैं। एक कोश की जीव जैसे अमीबा में खाद्य पदार्थ का अंतःकोशिकीय पाचन किसके सहायता से होता है? लाइसोसोम की सहायता से ही होता है। तो मेटाबॉलिज्म में व्यवधान होने के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तब क्या होता है? लाइसोसोम फट जाते हैं। तो इस स्थिति में लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम मैंने बताया था? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम बताया था? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम या फिर पाचक एंजाइम। तो ये पाचक एंजाइम जो हैं वो कोशिका का पाचन करना शुरू कर देते हैं। कौन सी कोशिका का? जो फट गई हैं, जो मृत हो गई हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ठीक। तो उन्हीं कोशिकाओं का ये पाचन कर देते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? समझ में आ गया? इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसे, यानी कि बिजली घर कहा जाता है। तो इसलिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कि क्योंकि जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और ये ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। बच्चों एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है जिसे हम कोशिका की ऊर्जा करेंसी भी कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कोशिका की ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है। ऊर्जा शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं जैसे नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण, किसी भी प्रकार का यांत्रिक कार्य, इन सब के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा एटीपी में जो संचित रहती है उसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक। उसी ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन का स्थल होता है। इसकी संरचना या तश्तरीनुमा लेंस जैसा गोल अंडाकार सूत्रवत होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। सक्रिय कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाली आबद्ध अंग है, यानी कि दोहरी झिल्ली आबद्ध अंग है। बाहरी झिल्ली अधिक पारगम्य होती है और जो भीतरी झिल्ली होती है वो अंदर की ओर अनेक स्थानों पर इनवैजिनेटेड यानी कि वलित होती है। ठीक। और
देख लीजिए, ये इसकी संरचना है। ये ऐसे गोल तस्तरी के रूप में पाई जाती है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। या वलन, जो वलित अवस्था, जो अंदर की ओर वलित होती है भाग, वो किस शेप में होता है? फिंगर शेप में होता है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की सतह कई गुना बढ़ा देती है। अतः एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए यह एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ और जेली समान संरचना से भरा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का स्थान मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक वर्तुल डीएनए और कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन स्वयं ही बना लेता है। कुछ प्रोटीन के लिए केंद्र की डीएनए पर भी निर्भर करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक अद्भुत अंगक माना जाता है, यानी कि अमेजिंग ऑर्गेनल माना जाता है। स्वयं की कुछ प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता के कारण इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांग है बच्चों, जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यह दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, रंगीन और रंगहीन। रंगीन प्लास्टिड यानी क्रोमोप्लास्ट, और रंगहीन प्लास्टिड यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हरे पौधों के लिए इन प्लास्टिड का विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया इन्हीं प्लास्टिड में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा विभिन्न प्रकार के पीले, नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। इनमें कैरोटेनॉइड और जैंथोफिल प्रमुख होता है, जो सहायक वर्णक होते हैं, और ये सहायक वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रंग जैसे कि पीला, नारंगी, लाल रंग के प्लास्टिड्स परागकर्ता व विकिरणकर्ता जीवों को आकर्षित करने का काम करते हैं। भाई, फूल अगर लाल रंग का होगा या पीले रंग का होगा तो इस पर जो है तितलियां ज़्यादा आके बैठेंगी, है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? वर्णक का अभाव होता है। मैंने दो प्लास्टिड्स का नाम लिया, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट था, जिसकी वजह से वो हरा दिखाई दे रहा था। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरा पिगमेंट है, मतलब क्लोरोफिल के कारण वो हरा। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो हरा पिगमेंट होता है, इसी वजह से पौधा हरा दिखाई देता है। ठीक, कुछ और कलर भी होते हैं, जैसे पीला है, नारंगी है, तो या कोई और कलर है, तो वो किसके कारण होता है? वो कैरोटेनॉइड और जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, और कलर जो देखने को मिल जाते हैं वो जैंथोफिल और कैरोटेनॉइड के कारण देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे कि रंगहीन प्लास्टिड यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक का अभाव होता है, यानी कि पिगमेंट ही नहीं पाया जाता है। तो ये किसके लिए, किस पदार्थ का संचय काम करते हैं? ये स्टार्च है, तेल है, प्रोटीन है। ठीक, स्टार्च अगर संग्रह करने का प्लास्टिड होगा तो एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन संचय करने वाले जो प्लास्टिड्स होंगे उन्हें प्रोटीनोप्लास्ट, और वसा जो संचित करेंगे उन्हें हम कहेंगे इलायोप्लास्ट। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही प्लास्टिड भी दोहरी झिल्ली आबद्ध अंग होता है, और यह भी अर्ध स्वायत्त शासी अंग है। और अर्ध स्वायत्त शासी अंग मतलब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, यानी कि खुद ही प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो जिसमें स्वयं ही एक छोटा सा वर्तुल डीएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये भी अपने कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली से ढका हुआ बीच में एक स्थान होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, यानी कि मैट्रिक्स या स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अनेक झिल्ली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम लैमेली कहते हैं। ठीक, और एक लैमली जो होती है वो क्या कहलाती है? थैलाकोइड कहलाती है। एक लैमली थैलाकोइड कहलाती है। थैलाकोइड सिक्कों के ढेर के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक ग्रेनम बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे अनेक ग्रेना होते हैं। ठीक, समझ में आया? अच्छा,
अब है वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स के बारे में बताएंगे, यानी कि राजधानी के बारे में। जो परिपक्व पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें एक से अधिक बड़ी राजधानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में धानियाँ कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, पौधों में राजधानियाँ बड़ी बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी छोटी होती हैं। और राजधानियाँ क्या काम करती हैं, एक स्टोरेज बैग का काम करती हैं, यानी पदार्थ का संग्रह करने का काम करती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में जो सेंट्रल वैक्यूल होती है उसकी माप कितनी होती है, कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होती है। और केंद्र में विशाल राजधानी की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य और केंद्रक परिधि से ही सटे रहते हैं। पादप कोशिका की राजधानी एक एकल कला से आबद्ध रहती है और इसी कला को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और राजधानी से भरा हुआ जो जल होता है, जलीय द्रव होता है, उसको हम कहते हैं सेल सैप या धानी रस। काम क्या होता है राजधानी का? राजधानी के प्रमुख कार्य हैं कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना, यानी कि टर्जिडिटी और कठोरता देना। पत्तियों और हरे तने जैसे अंग इन्हीं के जल स्थैतिक दबाव के कारण सीधे बने रहते हैं। कोशिका से जल हानि होने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। यह पौधों के लिए आवश्यक विभिन्न आवश्यक बहुत से पदार्थों का संचय करती हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ का संचय करती हैं? अमीनो एसिड का, शर्करा का, विभिन्न कार्बोनिक एसिड का और प्रोटीन्स का। राजधानी में पादप उपापचय के कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी संचित होते हैं। अमीबा जैसे एक कोश की जीवों में खाद्य रिक्तिका में उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ भी होते हैं। एक कोश की लवणी जल के जीवों में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है और वो रिक्तिका पराशय नियमन का कार्य करती है, और जिसका मतलब है कि वह शरीर में जल व लवण की मात्रा का नियंत्रण रखती है। तो बच्चों, कोशिका के बारे में आपको हमने जो बातें बताई हैं उन सबको आप अच्छे से लर्न करिएगा। और एक बार लेसन ये पूरा आपका हो चुका है, उसके बाद ये वीडियो बनाया है। तो जो बच्चे नहीं लाइव क्लास ले पाए हैं तो इस वीडियो के ज़रिए आप चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक थैंक यू क्लास।